11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव। 11 अगस्त 2025 की सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही गांव एक ऐसे मामले की वजह से पूरे देश की सुर्खियों में आने वाला है। 19 साल की मनीषा एक शांत स्वभाव की, मेहनती और सपने देखने वाली लड़की थी। वो एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और साथ ही आगे की पढ़ाई करके अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहती थी। 11 अगस्त की सुबह वो हमेशा की तरह घर से स्कूल के लिए निकली। घर वालों ने भी उसे रोज की तरह हंसते हुए विदा किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद मनीषा ने अपने पिता को बताया कि वो पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने जा रही है। ये बात उसने पहले ही अपने परिवार को बता दी थी, इसलिए शुरुआत में किसी को कोई चिंता नहीं हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उस दिन मनीषा को आखिरी बार उसी इलाके में देखा गया। इसके बाद वो अचानक गायब हो गई। शाम होने लगी, लेकिन मनीषा घर नहीं पहुंची। पहले परिवार को लगा कि शायद एडमिशन की प्रक्रिया में देर हो गई होगी, लेकिन समय बीतता गया और चिंता लगातार बढ़ती चली गई। मनीषा के दादाजी ने सबसे पहले उस बस ड्राइवर से बात की जो रोज उसे स्कूल छोड़ता था। ड्राइवर ने बताया कि मनीषा ने नर्सिंग कॉलेज जाने की बात कही थी, इसलिए हो सकता है उसे आने में देर हो रही हो। यह सुनकर परिवार ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन जब शाम के लगभग 4:30 बज गए और मनीषा फिर भी घर नहीं लौटी, तब उसके पिता संजय सिन्हा को इसकी जानकारी दी गई। अब पूरा परिवार बेचैन हो चुका था और हर गुजरते मिनट के साथ किसी अनहोनी का डर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच अचानक संजय सिन्हा के मोबाइल पर मनीषा का फोन आया। ये कॉल सिर्फ कुछ सेकंड तक चला। फोन पर न तो मनीषा की आवाज सुनाई दी और नहीं किसी दूसरे व्यक्ति की। कुछ ही पल बाद कॉल अपने आप कट गया। जब दोबारा फोन मिलाया गया तब मोबाइल बंद आ रहा था। यहीं से ये मामला एक साधारण गुमशुदगी से कहीं ज्यादा रहस्यमयी बन गया। बिना समय गवाए संजय सिंह उसी नर्सिंग कॉलेज पहुंचे जहां मनीषा के जाने की बात सामने आई थी। उन्होंने कॉलेज के कर्मचारियों से पूछा कि क्या यहाँ मनीषा नाम की कोई लड़की आई थी, लेकिन उन्हें साफ इनकार में जवाब मिला। रिसेप्शन पर भी यही कहा गया कि ऐसी कोई लड़की वहां नहीं आई। हालांकि परिवार का दावा है कि उन्हें कॉलेज का माहौल कुछ असामान्य लगा। इसी बीच पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई, लेकिन यहीं से इस केस की जांच को लेकर ऐसे सवाल उठने शुरू हुए जिनके जवाब आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो सके। क्या उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे किसी ने देखा लेकिन बताया नहीं? क्या मनीषा सच में कॉलेज पहुंची थी या रास्ते में ही उसके साथ कुछ हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शुरुआती घंटों में तेजी से कार्रवाई होती तो क्या कहानी कुछ और होती? उस रात मनीषा के परिवार की किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी को बस एक ही उम्मीद थी कि शायद कुछ ही देर में मनीषा का फोन आएगा या फिर वो खुद घर लौट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह परिवार सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उन्होंने पुलिस से अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई। परिवार का आरोप है कि शुरुआत में मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी एक लापता लड़की के मामले में ली जानी चाहिए थी। परिवार के मुताबिक उन्हें कहा गया कि शायद लड़की किसी दोस्त के साथ गई होगी या फिर कुछ समय बाद खुद वापस आ जाएगी। एक पिता के लिए ऐसी बातें सुनना आसान नहीं था। उधर हर गुजरते घंटे के साथ मनीषा के जिंदा मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। परिवार लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन उनका कहना है कि काफी देर बाद जाकर उनकी शिकायत दर्ज की गई। यहीं से इस पूरे मामले पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि किसी भी गुमशुदगी के मामले में शुरुआती कुछ घंटे सबसे अहम माने जाते हैं। इसी दौरान संजय सिन्हा दोबारा उस नर्सिंग कॉलेज पहुंचे जहां मनीषा के जाने की बात सामने आई थी। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज देखने की अनुमति मांगी, लेकिन परिवार का दावा है कि उन्हें तुरंत फुटेज नहीं दिखाई गई। इससे उनका शक और गहरा होता चला गया। आखिर सीसीटीवी दिखाने में इतनी देरी क्यों हो रही थी? क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? इन सवालों का उस समय किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन बीत चुके थे। पूरा परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग हर संभव जगह पर मनीषा को तलाश रहे थे, लेकिन 13 अगस्त 2025 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने परिवार को सूचना दी कि कॉलेज से कुछ दूरी पर एक खेत के पास एक युवती का शव मिला है। पहचान के लिए परिवार को तुरंत बुलाया गया। जब संजय सिंह वहां पहुंचे तो उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शव उनकी बेटी मनीषा का था।
मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार शव की हालत बेहद खराब थी। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि जिसने भी उसे देखा वो सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे इलाके में ये खबर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था? पुलिस ने इलाके को घेर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन यहीं से इस केस की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई बातों ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ जांच को लेकर लगातार नए सवाल खड़े हो रहे थे। अब ये मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा केस बन चुका था जिसकी हर नई जानकारी पहले से ज्यादा उलझन पैदा कर रही थी। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने पूरे केस की कहानी बदल दी? मनीषा का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में गुस्से का माहौल था। परिवार का एक ही सवाल था, आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था? अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर थी, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद वहीं से इस रहस्य की पहली कड़ी मिलेगी। लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और भी उलझ गया। पोस्टमार्टम में बताया गया कि शरीर के अंदर एक कीटनाशक से जुड़े रासायनिक तत्वों के निशान मिले हैं। इसी आधार पर जांच की दिशा अचानक बदलती हुई दिखाई दी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उपलब्ध मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हो सकी। यहीं से परिवार ने गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि घटनास्थल की परिस्थितियां और शव की हालत किसी सामान्य मौत की ओर इशारा नहीं करती थी। उधर इलाके के लोग भी सड़कों पर उतर आए। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग सुनाई दे रही थी, निष्पक्ष जांच हो और सच सामने आना चाहिए। लोगों का आरोप था कि अगर शुरुआत में तेजी से कार्रवाई की जाती तो शायद कई अहम सुराग समय रहते मिल सकते थे। इस बीच मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैलने लगा। वीडियो, पोस्ट और अलग अलग दावे वायरल होने लगे। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या थी, ये अब भी साफ नहीं थी। बढ़ते दबाव को देखते हुए जांच में बदलाव किए गए और कुछ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की खबरें भी सामने आई। हालांकि परिवार का कहना था कि सिर्फ अधिकारियों का तबादला या निलंबन काफी नहीं है, उन्हें पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच चाहिए थी। इसके बाद शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया गया। उम्मीद थी कि दूसरी मेडिकल जांच पहली रिपोर्ट में उठे सवालों का जवाब देगी, लेकिन जो आगे हुआ उसने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। दूसरी रिपोर्ट में सामने आई कुछ बातें पहली रिपोर्ट से मेल नहीं खाती थी। अब सवाल सिर्फ मौत का नहीं था, बल्कि यह था कि दो मेडिकल रिपोर्टों में इतना अंतर क्यों था? क्या यह सिर्फ तकनीकी फर्क था या फिर इस कहानी में अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ था? मनीषा के दूसरे पोस्टमार्टम से परिवार को उम्मीद थी कि अब सच सामने आएगा, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद सवाल कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। पहली मेडिकल रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी, दूसरी रिपोर्ट में कुछ निष्कर्ष अलग दिखाई दिए। यहीं से पूरा मामला और ज्यादा विवादों में आ गया। परिवार ने कहा कि अगर दोनों रिपोर्टें एक जैसी नहीं है तो आखिर सही कौन सी है? उधर जांच एजेंसियां अपने अपने निष्कर्षों पर कायम थी, लेकिन जनता के मन में अब एक नया सवाल पैदा हो चुका था। क्या इस केस में कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है? इसी दौरान पुलिस ने दावा किया कि उन्हें मनीषा से जुड़ा एक नोट मिला है, लेकिन ये नोट कई दिन बाद सामने आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि अगर नोट पहले मिला था तो इतने दिन तक सामने क्यों नहीं आया, और अगर बाद में मिला तो मिला कहां से? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ पाया। उधर परिवार ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। उनकी मांग साफ थी कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। गांव में धरना जारी रहा और लोग लगातार इंसाफ की मांग करते रहे। मामला अब स्थानीय स्तर से निकलकर राज्य स्तर की बड़ी खबर बन चुका था। बढ़ते दबाव के बीच सरकार की तरफ से बड़े स्तर की जांच की बात सामने आई। साथ ही उच्च स्तरीय मेडिकल जांच की मांग भी तेज हो गई। लेकिन इसी समय कुछ विशेषज्ञों और लोगों ने जांच की शुरुआती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। मोबाइल फोन की तलाश कितनी तेजी से हुई, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा को कब खंगाला गया, और घटनास्थल से मिले संभावित सुरागों की जांच कितनी गहराई से हुई, ये सभी सवाल लगातार चर्चा का विषय बने रहे। इन सवालों के जवाब जितने जरूरी थे उतने ही धुंधले दिखाई दे रहे थे। अब ये केस सिर्फ एक मौत की जांच नहीं रह गया था, बल्कि सवालों, विरोधाभासों और शक के घेरे में खड़ी एक कहानी बन चुका था। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या मनीषा की मौत की असली वजह कभी पूरी तरह सामने आ पाएगी, या ये मामला हमेशा अधूरे सवालों के साथ याद किया जाएगा?
इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा किसी एक घटना की नहीं हुई, बल्कि उन सवालों की हुई जिनके जवाब आज भी लोग तलाश रहे हैं। शुरुआत से ही परिवार का दावा रहा कि जांच में कई अहम पहलुओं पर समय रहते काम नहीं किया गया। उनका कहना था कि अगर शुरुआती घंटों में हर संभावित सबूत को सुरक्षित किया जाता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। इसी बीच मेडिकल रिपोर्टों को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आई। कुछ लोगों ने दोनों रिपोर्टों के निष्कर्षों पर सवाल उठाए, तो कुछ ने जांच की पूरी प्रक्रिया पर। हालांकि इन सभी दावों की अंतिम पुष्टि किसी सक्षम अदालत या जांच एजेंसी द्वारा नहीं की गई है। यही वजह है कि आज भी ये मामला कई अनसुलझे सवालों के साथ खड़ा है। इस केस में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मनीषा की मौत कैसे हुई, बल्कि ये भी है कि क्या हर उस सुराग की निष्पक्ष जांच हुई जो सच तक पहुंचने में मदद कर सकता था। क्या हर डिजिटल सबूत, हर फॉरेंसिक एंगल और हर संभावित गवाह की पूरी तरह जांच की गई, या फिर कुछ ऐसे सवाल थे जो समय के साथ धुंधले पड़ गए। आज भी मनीषा का परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। उनकी मांग सिर्फ एक है, अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, और अगर जांच में कहीं कोई चूक हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी भी आपराधिक जांच में शुरुआती 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार सिर्फ एक छोटी सी देरी या एक छोटा सा छूटा हुआ सबूत पूरे केस की दिशा बदल सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच से जुड़ी आधिकारिक प्रक्रिया समय समय पर आगे बढ़ती रही है, इसलिए जब तक सक्षम अदालत या जांच एजेंसी अंतिम निष्कर्ष नहीं देती, तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी मानना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, 19 साल की एक लड़की जिसने अपने भविष्य के लिए कई सपने देखे थे, आज इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार के पास आज भी सवाल ज्यादा है और जवाब कम। अगर सच कभी सामने आता है तो शायद सिर्फ एक परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को ये भरोसा मिलेगा कि कानून के सामने सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की पूरी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए, और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे कानून के अनुसार न्याय जरूर मिले। अगर आपको ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए गए सच्चे क्राइम केस और अनसुलझी रहस्यमयी कहानियों पर आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो ट्रू क्राइम डेप्थ्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और सच्चे, रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।